Good afternoon, everyone. Welcome to the Talk series. We are back with the fourth segment with Mr. Dilip Modi ji, and he's the chairman for GMM Education and the founder from Junjun Academy. There are a lot more things we can talk about him right now, but it's very much, and I think we do not have enough time. So we'll just start with this talk. Today, he's going to talk about the new normal, the challenges and expectations from NEP 2020. So we are very excited to hear his thoughts on the topic. So, sir, yeah, we can start. So, hello, sir. How are you doing? Yeah, good. Thank you. Thank you very much, Nandita. Would it be perfect if I speak in Hindi? Yeah, perfect. I think सबको अच्छा लगेगा आप हिंदी में बोलेंगे तो. Yeah. So, good evening to all my dear friends of NISA. बहुत एक सौभाग्य की बात है कि आपके साथ इस न्यू नॉर्मल में बात करने का मौका मिल रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि न्यू नॉर्मल जैसा राजस्थान में हो चुका है वैसे पैन इंडिया ऑल ओवर द कंट्री, आपके स्टेट में भी, आपकी लोकेशन में भी स्कूल्स अब नॉर्मल हो गए होंगे और लॉकडाउन जैसी कोई परिस्थितियां अभी राजस्थान में नहीं है. वैसे ही मैं समझता हूं पैन इंडिया में भी सब स्कूल्स रीओपन होकर के नए नॉर्मल में हम आ चुके हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू नॉर्मल फर्स्ट. न्यू नॉर्मल एक न्यू टर्म है जो लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन में इसका एक यूज होने लगा है या इन्वेंशन हुआ है. वैसे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन एंड कोरोना. तो अब कोरोना जा चुका है तो अब लोग इसको कह रहे हैं कि आफ्टर कोरोना का जो पीरियड है, आफ्टर रीओपनिंग यानी लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग इसे कहने लगे न्यू नॉर्मल. तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि ये न्यू नॉर्मल क्यों है, क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है और कैसे इसे हम सबको देखना चाहिए और क्या इसमें नया क्या है. देखिए, लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन और लॉकडाउन के बाद की सिचुएशन, इसमें बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा फर्क है. इसमें मैं जो चीजें मैं फिजिकली दिखाई दे रही है या जो टेक्निकली लीगली जिनकी हम बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स. मेरा फोकस वैसे आज की टॉक का भी जो होगा वो इमोशनल बैकग्राउंड को लेकर के और इमोशनल चीजों को लेके, साइकोलॉजिकल चीजों को लेकर के और जो ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस आ गए हैं उसको लेकर के मेरा फोकस ज्यादा रहेगा. देखिए, हम लोगों ने बहुत बात करते हैं हम टेक्निकल लीगलिटीज की और इस तरह से क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लोगों के बिहेवियर और उनके साथ जो लॉकडाउन में हुआ है, लॉकडाउन में जो सब लोगों ने सहन किया है, घर परिवार फ्रेंड्स आसपास, फिनेंशियली फिजिकली मेंटली जो ट्रॉमा में रहे हैं, जिनके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई हादसा हुआ, कोई बीमार हुआ, कोई सीवियर बीमार हुआ, उनके बारे में हम सबको सोचना होगा. और न्यू नॉर्मल में जब हम स्कूल्स को रीओपन करके अब बैठ गए हैं और अब हमारे ऊपर सरकार की तरफ से कोई एज सच टेक्निकल और लीगल बंदिश नहीं है और हम जब इसको न्यू नॉर्मल मान रहे हैं तो हमें इस बात को कंसीडर करना होगा कि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इससे अफेक्ट हुए हैं कई तरह से. उनके फैमिली में कहीं ना कहीं कोई नजदीक या दूर का रिश्तेदार कहीं ना कहीं कोई बीमार हुआ, ज्यादा बीमार हुआ, कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई, जॉब्स छूट गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए. तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के साथ ऐसा हुआ है. तो न्यू नॉर्मल को हम एक पहले नॉर्मल की तरह सब कुछ ठीक है ऐसे ट्रीट करेंगे तो शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है. हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे टीचर्स की टीम, उनकी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, उनकी फैमिली, इनके साथ अगर कहीं कोई भी बात हुई है
तो उस बात को ध्यान रख करके हमें उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। किसी भी बात के बारे में, अगर स्टूडेंट का कोई लर्निंग लॉस हुआ है, उसने ऑनलाइन क्लास नहीं ली, रिज्यूम नहीं किया, फीस जमा नहीं करवाई, कम करवाई, आपसे कनेक्टेड नहीं रहा, इन सब बातों को कंसीडर करने का वक्त है। सिंपैथी के साथ में, पूरी सहानुभूति के साथ में हम सबको अपने एक मैच्योर्ड बिहेवियर दिखाने की जरूरत है। ये जो न्यू नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, अभी कुछ दिनों तक और चलेगा। हम इसे बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो शायद हम कहीं चूक जाएंगे। हमारी भावनाएं, ये इन चीजों का बहुत लॉन्ग रन इफेक्ट होता है। आज अगर किसी के साथ हम सहानुभूति की दो बात करेंगे तो ये लॉन्ग रन रिलेशंस हमारे बने रहेंगे। जो स्टूडेंट आज किसी भी तरह से, या पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या सपोर्ट स्टाफ, हमारा पूरा जो मैनेजमेंट की टीम है, उन सबको, हम सबको कंसीडर करना होगा। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, हमें मानवीय दृष्टिकोण रख करके इन सब चीजों को सोचना होगा। देखिए, सब जानते हैं, बहुत बातें हुई पूरे 1.5-2 साल में, इतने वेबिनार हुए, लर्निंग लॉस की बातें हमने की, फीस की बातें की, फीस रिकवरी नहीं हुई, इन सब प्रॉब्लम्स की बातें की, बहुत तरह की बातें हमने की। अब आ गया है उसका एक्चुअल इफेक्ट देखने का समय। अब समय आ गया है कि जो बातें हमने पिछले 1.5-2 साल में की थी, उसका ग्लिम्पसेस हमने देखा था, उसकी केवल कुछ झलकियां, कुछ बातें हमने देखी थी। रियल इफेक्ट अब सामने आएगा जब स्कूल सारे रीओपन हो जाएंगे। तो जो रियल इफेक्ट है, जैसे हम कह रहे थे कि बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारे स्कूल्स बंद होने के कगार पर हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन। ये सब बातें अब धरातल पर आएगी, ग्रास रूट लेवल पर उसका इफेक्ट अब दिखाई देने लगेगा। अब तक सब कुछ छुपा हुआ था, लॉकडाउन में सब कुछ, सब बीमार थे, बीमार स्कूल्स भी बीमार थे, हर चीज में क्या हो रहा था ये कहना और उसको असेस करना मुश्किल था। हमने अंदाज लगाया था, हमने ये सोचा था कि कितने बंद हो जाएंगे, कितने चालू रहेंगे, लेकिन अब एक्चुअल में उसका जो इफेक्ट है वो अब सामने आएगा। तो हमारे जो लीडर्स हैं, नीसा के जो लीडर्स हैं, स्टेट के जो लीडर्स हैं, उनको चारों तरफ इस बात का ध्यान रखना होगा। अब देखिए, न्यू नॉर्मल में पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, अपने मैनेजमेंट की, स्टाफ की प्रॉब्लम्स, इन सबको कंसीडर करते हुए, साथ ही साथ हमें जो लर्निंग लॉस हुआ है, जो बच्चों ने रिज्यूम नहीं किया था या कर नहीं पाए थे, क्योंकि जो आज हम देख, बड़ा इंडिया है और अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, मेट्रो सिटीज अलग। आज बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है, हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें कई जगह पे इंटरनेट की प्रॉब्लम, गैजेट्स की प्रॉब्लम, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम, बजट की प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। लेकिन अब ये भी कोई नहीं चाहता कि उसको क्लास रिपीट करवाई जाए। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर पेरेंट और हर बच्चा ये चाहता है कि अब उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट क्लास में ही लिया जाए। लेकिन नेक्स्ट क्लास की एलिजिबिलिटी है नहीं, क्योंकि उसका लर्निंग लॉस हुआ है। तो हमें ब्रिज कोर्स या कोई रेमेडियल क्लास, एक क्लास में पिछला भी रिकवर करवाना, जो लॉस उसका हुआ है उसको सिंपैथी के साथ हमें ये बोलना पड़ेगा कि आपको, हम जो लॉस हुआ है उसको कवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। धीरे धीरे हो जाएगा, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और उसे हिम्मत दिलानी पड़ेगी। बच्चे को, पेरेंट्स को ये कहना पड़ेगा कि आप चिंता मत करो, हम धीरे धीरे सब रिकवर करवा देंगे, आपको पीछे का लॉस भी रिकवर करवाएंगे। डिस्करेज करने से, उसको डांटने डपटने से, उसको उलाहना देने से कि तुमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ऑनलाइन में आए, क्यों नहीं हमारी क्लास रिज्यूम की, फीस नहीं दी, और बहुत तरह की शिकायतें हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा?
बच्चा डिमोरलाइज होगा और हमारे उनके जो रिलेशंस हैं, जो ट्रस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम सब स्कूल्स वालों को इन सब बातों का ध्यान रख करके पेरेंट्स बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, ब्रिज कोर्स की बात करेंगे, रेमेडियल क्लास की बात करेंगे, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करवाने की बात करेंगे, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है। अब न्यू नॉर्मल में और क्या क्या हो सकता है? इस न्यू नॉर्मल में 2 साल के बाद टेक्निकली बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे। ब्लेंडेड लर्निंग की बात करने लगे हैं लोग। बहुत सारी एडटेक कंपनियों ने, अपने वेंडर्स ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स पूरे पैन इंडिया पहुंचाने की कोशिश की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल लर्निंग, उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन इनमें भी एक टसल चलेगा। इसमें भी एक कौन ज्यादा बड़ा, कौन कम, कौन ब्लेंडेड करवा पा रहा है, कौन नहीं करवा पा रहा है। स्कूल्स में भी एक हेल्दी अनहेल्दी कंपटीशन या वॉर क्रिएट हो सकता है, फीस का वॉर क्रिएट हो सकता है। नए नॉर्मल में कुछ लोग फीस के बारे में स्ट्रगल कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ ऑफरिंग कर सकते हैं, कुछ लोग ब्लेंडेड लर्निंग जो तैयार है वो ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ अपना नया प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं। तो ऐसे में जो ये सब नहीं कर पाएंगे उनको भी सरवाइव करना एक चैलेंज होगा। उन स्कूलों के लिए इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने की गुंजाइश है। उनको लगता है कि ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है। एक नया वॉर, नई कंपटीशन, नया एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। इसमें सबको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अपने यहाँ की सिचुएशन, अपने लोकेशन के पेरेंट्स की सिचुएशन, उनकी जो उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रख करके हमें बहुत सोच समझ करके और संयम के साथ स्कूल्स को चलाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आ रही है, ये जो आ रही कि चैलेंजेस क्या है हमारे सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी पूरी तरह से फ्लोट नहीं हुई है, इंप्लीमेंट नहीं हुई है। देखिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फ्लोट कर देना, उसके कंप्लीट रूल्स बनना, सारी एजेंसीज अपने प्लेस पर आना, सबसे बहुत है। जबकि एजुकेशन करंट, हर स्टेट को ये पावर है कि एजुकेशन अपने तरीके से दे, उनका ओनर्स है, उनको पावर है। अब इसमें भी देखिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि सेंटर में गवर्नमेंट एक पार्टी की है और कई स्टेट्स, खास तौर पे अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में अलग पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है। So your voice is not audible. Hello. हेलो नंदिता। Yes, sir. Now you're audible. Your video is not here, sir. Video is not clear. Yeah, video is not visible, sir. Hello. Your video is off. Now? You don't know. Yeah, it is, yes. No. Yeah, now we can see. So shall I resume now? Wait, sir. Your video is, I think it's breaking. Wait, so the connection on your side is fine? See,
Oh, your network is I low can see there. myself also on my Yeah. screen. Yeah, the thing is that, sir, your picture keeps getting stuck right now, and it shows that your network bandwidth is low there. Hey, from my side, it's everything is okay. I can see you. I can see my picture. Yeah. It's just that, yes, sir, I can see you, but then the pixels are breaking, and then, yeah, the video has been paused. I can hear you clearly, though. Hello. Yes, sir, I can hear you. Yes, yes. Video is also clear now. Yes, sir, it's better now. Bit clear, yes. Yes, sir, we can resume now. Okay. So I was talking about the implementation of the new education policy. ये जो नई शिक्षा नीति तैयार होके घोषित हो गई और केंद्र सरकार ने इसको फ्लोट कर दिया, लेकिन अभी इसके ग्राउंड लेवल पर या नेक्स्ट लेवल पर इसके जो रूल्स रेगुलेशंस, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड पावर्स, ये अभी तक होने बाकी हैं। अभी देखिए, एजुकेशन इज अ इन अ कॉन्करेंट लिस्ट एंड एजुकेशन इज अ स्टेट मैटर। हर स्टेट को ये अपना डिफरेंट पावर है कि वो एजुकेशन अपने तरीके से अपने बजट से दे, और उसका कंट्रोल भी स्टेट के हाथ में है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैं स्पेशली राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करना चाहूं, तो केंद्र में सरकार एक पार्टी की है और राजस्थान में, राज्य में, स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार है। एंड देयर आर डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी। दोनों की आइडियोलॉजी में, वे ऑफ वर्किंग में डिफरेंस है, और पावर गेम भी है। दोनों अपने अपने पावर 1% भी कहीं भी लूज नहीं करना चाहते। और ये आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने एजुकेशन के टूल के थ्रू रूल करना चाहती है, क्योंकि थ्रू टीचर्स, थ्रू पेरेंट्स, फ्री एजुकेशन, फ्री बीज, बहुत सारी चीजें, मिड डे मील्स एंड बहुत सारी चीजों को लेकर के इन्होंने इसको एक पॉलिटिकल टूल बनाया हुआ है और पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते, इसलिए इस पावर को वो लूज भी नहीं करना चाहते। तो अब इसमें मेरा ये कहना है कि बहुत सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो रूल्स बने हैं या जो बातें आई है, उनको ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है और उसमें कई लेवल्स पर प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरी बात, मैं इसमें, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कि मैं इसके लीगल और टेक्निकल और इन बातों पे ज्यादा फोकस नहीं करके मैं इसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल बातों पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि लीगल कानून कुछ एक बात कहता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लास्ट लेवल पर लोग जो बैठे हुए हैं, जो लास्ट बेंच पे या टेबल पर बैठा हुआ आदमी है, जिसे वो फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते कोई भी रूल जब ऊपर से चलता है और नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो काफी डाइल्यूट हो जाता है। उसका इंटरप्रिटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो जाता है, काफी फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर बजट का 1 रुपया ऊपर से चलता है तो बीच में छिजत होती है, उसमें कट होते 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 और एंड यूजर तक 15% पैसा ही पहुंचता है। वही बात यहां पर भी है, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के या किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को लेकर के। रूल रेगुलेशन बनाने वाली एजेंसी, बनाने वाले लोग एक ऊपर हाई लेवल पे जो बैठे हैं, उनकी थिंकिंग, उनका सोचने का नजरिया, और उसके बाद नेक्स्ट 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 और उससे भी नेक्स्ट लेवल पर एंड लोएस्ट लेवल पर जब आता है, तो वो नजरिया अपना अपना बदल जाता है। हर आदमी अपने एंगल से सोचता है, अपने पावर को यूज करता है, उसका अपना इंटरप्रिटेशन होता है। और मैं आपको बात बताऊं, राजस्थान हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यहाँ पर रूल्स कुछ भी हों, रूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करना और उसको इंप्लीमेंट करवाना, जो इमीडिएट ऑफिसर है, उसको जो इंटरप्रेट वो करता है, रूल वही है।
और रूरल लेवल पर, यानी बहुत गांव में छोटी छोटी जगहों पर, न तो स्कूल्स वालों को पूरी तरह से रूल्स पता है। मैं ईमानदारी से बताता हूं नंदिता जी कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतने पेजेस की आई है, ईमानदारी से कितने लोगों ने इसको थरली पढ़ा है, समझा है? मैं अधिकारियों की बात करूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन्होंने इस पॉलिसी को पढ़ा ही नहीं है। उसका रीजन है, आईएएस और आरएस लोग बैठते हैं, जिसका आज डिपार्टमेंट कोई और है, कल कोई और है, जिसका एजुकेशन से कोई नाता नहीं है, वो आदमी ऑफिसर बन के बैठा है, एजुकेशन सेक्टर में बैठा हुआ है और बड़ा ऑफिसर बन के बैठा है। उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी ही नहीं है, वो इंप्लीमेंट क्या करेगा और कैसे करेगा? वो अपने, एक मैं बताता हूं, पॉलिसी कुछ भी कहे, एक छोटा सा गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्डर, एक सर्कुलर निकाल दिया जाता है और उसके लिए वही रूल है और वो उसको फॉलो करवाना चाहता है। अब आप कहां तक लड़ोगे कि भाई पॉलिसी ये कहती है और आपका सर्कुलर ये कहता है? उसने पढ़ा ही नहीं है पॉलिसी, ही डज नॉट नो द पॉलिसी। देखिए, इंप्लीमेंटेशन लेवल पर इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। आप कितना करोगे, कहां लड़ोगे, किसको किसको पॉलिसी समझाने जाओगे? और ऊपर से लेके नीचे तक आते आते पॉलिसी में जो कुछ है उसका 15% तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। और इसीलिए बड़ी से बड़ी पॉलिसी, बड़े से बड़ा रिफॉर्म जो अच्छे के लिए होता है, वो ग्रास रूट लेवल पर आकर के प्रैक्टिकली फेल हो जाता है। मुझे ये डर है, ये खतरा है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी कहीं कुछ ऐसा ना हो। बड़े लेवल की बात है, उसको लेवल पर, अगर बड़े लेवल पर कुछ होना है, उसकी बात अलग है, वो होगा। मैं ये नहीं कहता कि द होल पॉलिसी विल बी अनचेंज्ड, जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा, आई डोंट मीन टू से सो। लेकिन एक्चुअली इसकी जो पूरी पूरी भावना है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे जो विजन, मिशन और टारगेट है, क्या वो अचीव हो पाएगा? इस पर मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने देखा है कि रूल बुक में आप क्या है उस पर लड़ाई करनी पड़ती है, कोर्ट तक जाना पड़ता है, केसेस करने पड़ते हैं, और वहां तक कौन पहुंच पाता है, वहां तक कितने लोगों की पहुंचने की ताकत होती है? तो देखिए, अभी मेरा ये कहना है कि एक ऑफिसर, बीईओ कहते हैं हमारे यहाँ पर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एकदम छोटे से किसी पंचायत लेवल पर एक अपना अधिकारी होता है, एंड ही इज द बॉस देयर। वो वहां पर बॉस होता है। जो भी उसके अंडर में 100-200 स्कूल्स होते हैं, उनका वो बॉस होता है। अब वो रूरल एरिया में वो स्कूल वाले भी इतने नॉलेजेबल नहीं होते, इतने अपडेटेड नहीं होते, और इसीलिए जो उनका बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो बहुत लो लेवल का होता है, एक प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल की रैंक का ही होता है, उसी को वहां पर एक पंचायत का या एक ब्लॉक का अधिकारी बना दिया जाता है। वो अपना इंटरप्रिटेशन अपने ढंग से करता है, उसका अपना ईगो होता है, उसके अपने प्रायोरिटीज होती है, उसका अपना स्वार्थ होता है, वो अपना एक रुबाब चाहता है, वो अधिकारी के रूप में वहां पर अपने आप को स्थापित करना चाहता है, और वो कुछ भी करता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ग्रास रूट तक पहुंचाना है, तो हमें इन चीजों को समझना होगा। मैं हमेशा कहता था, शुरू से ही मैं कहता था कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ट्रिपल एसए जिसकी बात हम कर रहे हैं, कि ट्रिपल एसए में अगेन रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। नई एजेंसी आ जाएगी जो पहले से ऑलरेडी एजेंसीज हैं जो कंट्रोल करने के लिए, एजुकेशन बोर्ड है, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब ये कोई नया एजुकेशन और नया एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। अब इनमें पावर गेम, ट्रांसफर ऑफ पावर्स, कौन क्या करेगा, ये सब चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे हिसाब से बहुत दूर की कौड़ी है, फील्ड में आते आते इसको वक्त लगेगा। हमें उसके बारे में आज उतना सीरियसली बात करने की जरूरत नहीं है, जब तक अभी इमीडिएट एक्शन की जो चीजें हैं आफ्टर न्यू नॉर्मल, कोरोना के बाद, अभी तो डैमेज कंट्रोल में, गड्ढे भरने में
और एक बार बैक टू नॉर्मल, हमें बैक टू बेसिक्स आने में टाइम लगेगा। हम आज के 2 साल पहले जहां थे वहां आना ही अभी हमारे लिए चैलेंजिंग है, उसी में संघर्ष करना है। बड़े छोटे, बड़े शहर के, छोटे शहर के, मेट्रो शहर के सब स्कूलों को ये प्रॉब्लम है कि अभी तो हम वी शुड फर्स्ट, आवर टारगेट शुड बी लेट अस कम टू द बेसिक्स। जो हम 2019 में जहां थे बिफोर लॉकडाउन, पहले वहां तो आए, उसके बाद हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की और नई नई और बड़ी बड़ी बातें करें। ये देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं एकदम रूरल, छोटा सा टाउन है जहां से मैं अभी बात कर रहा हूं, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और नीसा जिनको रिप्रेजेंट करता है द बजट प्राइवेट स्कूल्स, में उनकी बात कर रहा हूं। एलिट स्कूल्स और बड़े मेट्रो सिटीज और टाउन की बात हम अलग कर सकते हैं। उनकी सोच, उनकी प्रायोरिटीज और उनके एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं जिन नीसा की स्कूलों की बात कर रहा हूं कि जो बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। पहले तो उनको अपनी नॉर्मल पोजीशन को रीगेन करना बहुत मुश्किल काम है, वहां तक आना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज आपको मैं बताऊं कि अभी 2 साल की बहुत लोगों की फीस बकाया है। फीस में कई लोगों ने अपनी पुरानी फीस का कुछ पार्ट दिया है। यहाँ पे कोर्ट केसेस हुए थे, कोर्ट केसेस में लड़ करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फीस का राजस्थान में हमने ऑर्डर करवाया था, और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर मतलब कोर्ट थोड़ी फीस देगा, फीस तो पेरेंट्स देंगे। नहीं देंगे क्या करोगे आप? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में ये स्पेशली लिखा हुआ है, ये अक्रॉस पैन इंडिया था, कि जिस पेरेंट ने फीस नहीं दी उसको आप एग्जाम से नहीं रोकोगे, उसकी टीसी नहीं काटोगे, उस बच्चे को स्कूल से नहीं निकालोगे। अब फिर फीस नहीं दे तो क्या करोगे आप? और कई लोगों ने नहीं दी, अभी भी नहीं दी है। अभी ये इस साल जो कंप्लीट हो रहा है या हो गया है, कई जगह पे एग्जाम हो चुके हैं, न्यू सेशन 1 अप्रैल से होने वाला है, लेकिन ये जो सेशन फिनिश हो रहा है, इसकी फीस बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट पेंडिंग चल रहा है। हम पहले इन चीजों की बात करें। हमारे साथियों को ये जो चैलेंजेस है उनके डिफरेंट है, मैं ये भी मानता हूं, सब किसी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम सबको है। तो ऐसे में पहला इश्यू है हमें जिस पर बात करनी चाहिए, और न्यू नॉर्मल, मेरा न्यू नॉर्मल से मतलब यही है कि पहले हम इन बेसिक चीजों की बात करें, तब जाकर के हम आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो वो ज्यादा करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा। तो अब देखिए, एक तो बात आई फीस की, दूसरी बात ड्रॉप आउट बहुत हो चुके हैं, स्टूडेंट्स रिज्यूम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स जो बंद हो गए हैं उनके पास स्टूडेंट्स नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में माइग्रेट हो चुके हैं, बहुत सारे। राजस्थान में 18 लाख स्टूडेंट्स प्राइवेट से गवर्नमेंट में माइग्रेट हुए हैं, 18 लाख स्टूडेंट्स। अब ये बताइए कि 18 लाख स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट में चले गए हैं, तो वो स्कूल्स जहां है, अब या तो कुछ नंबर्स कम हुए या कई स्कूल तो बिल्कुल ही बंद हो गए। प्राइमरी स्कूल तो पिछले 1.5-2 सालों में बहुत कम दिनों के लिए चले या चले ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। अब ऐसी सिचुएशन में पहले तो हमारे पास 2 चैलेंज है कि जो बच्चा नहीं आ रहा है या कहीं दूसरी स्कूल में चला गया या गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, उसको क्या हम अपनी स्कूल में वापस ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं? हमारा पहला चैलेंज है एनरोलमेंट, और जो एनरोलमेंट हमारा 2 साल पहले था उस फिगर तक पहुंचना। न्यू एडमिशन की बात करना, 2 साल में बहुत सारे लोगों के तो नए एडमिशन पे बिल्कुल ब्रेक लग गया था, छोटी क्लास में एडमिशन ही नहीं थे। अब बड़ी क्लास में से तो निकलते चले जा रहे हैं, और अब छोटी क्लास में एडमिशन हुए नहीं। तो आप बताइए, लोगों की स्ट्रेंथ टूटी हुई है। तो वी हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम टू द नॉर्मल, सॉरी एक्सक्यूज मी,
तो पहले तो हमें अपने नॉर्मल पोजीशन को रीगेन करना है, फीस रिकवरी करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड इसमें से डिसाइड करना है, फिर कंपटीशन को बीट करना है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ हमारा कंपटीशन है, क्योंकि उन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड का, इस मुश्किल समय का एडवांटेज उन्होंने उठाया है, तो उससे हमें कम्पीट करके बाहर आना है। सॉरी। तो इस तरह से जो मल्टीफोल्ड हमारे सामने चैलेंजेस हैं, पहले हम उन चैलेंजेस पर वर्कआउट करेंगे, मिलजुल करके एक दूसरे से बात करेंगे, इस तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकलेगा। जो दर्द मेरा है वही दर्द दूसरे का भी है। हो सकता है कि मेरे पाँव में दर्द है, किसी के सर में, किसी के हाथ में है, लेकिन दर्द सबके पास है। अभी सब जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ नहीं पाए हैं। तो अब हम सबको देखिए इस नए चैलेंजेस में और क्या हमारे पास में ओपनिंग क्या है, इसके बाद भी देखिए हाथ पे धर के तो हम बैठ नहीं सकते। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी नया आदमी आ सकता है। कोई भी गांव में तो ऐसा है कि मकान किराए पे लिया और आपको एनओसी वगैरह सब पंचायतों से बड़ी इजीली मिल जाती है, तो देयर इज नो एंट्री बैरियर। एंट्री कोई भी कर सकता है, लेकिन एग्जिट इज डिफिकल्ट। इस स्कूल के उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने स्कूल चलाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली होती है, और आपके लिए बाहर निकलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे समय में सबको चलाना है, चलाने में जो चैलेंजेस है उनको संभालना है, और फिर भी पॉजिटिविटी के साथ चलना है। अब देखिए जहां तक मैंने देखा है, चारों तरफ मैंने नजर घुमा करके देखा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। खास तौर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात की गई है, होलिस्टिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो बहुत सारे लोग इसमें देखिए खास तौर पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे बहुत बड़ा फोकस है। तो मैं कई लोग जो बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, डिजिटल लर्निंग की और ऑनलाइन एजुकेशन की, मैं उससे बियॉन्ड थोड़ी सी बात करता हूं कि अब जो समय आ गया है इसमें वो स्कूल्स लीड करेंगे। आने वाला टाइम उन स्कूल्स का है जो ग्राउंड एक्टिविटीज यानी स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर फोकस करेंगे। फिट इंडिया स्कूल, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया खेलो, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर इतना फोकस होगा। खास तौर पर कोरोना की कंडीशंस के बाद लोग अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर जो स्कूल्स फोकस कर पाएंगे उनका फ्यूचर मुझे थोड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। और खास तौर पे हमारे इस एरिया में मैंने बहुत देखा, राजस्थान में बहुत सारी स्कूल्स जो हैं इन्होंने इस लॉकडाउन में अपने अपने कैंपस में बहुत सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज को डेवलप किया है, बहुत सारे कोचेज हायर किए हैं, और इस पर बहुत रिसर्च हुई है। हम अपने ग्रुप ऑफ स्कूल्स की बात करें तो हमने भी इस पर फोकस किया है, और करना भी चाहिए मैं समझता हूं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एम्फसाइज करके स्पोर्ट्स एंड गेम को करिकुलम का पार्ट बनाया गया है। और करिकुलम का पार्ट में केवल सब्जेक्ट में मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल फिजिकल फिटनेस की, और बच्चों को एक्चुअल में फिजिकल एंड ग्राउंड एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो मेरा इस न्यू नॉर्मल में चैलेंजेस और जो नए एवेन्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस स्कूल में भी ग्राउंड और इस तरह की फैसिलिटीज हैं उन्हें इस पे फोकस करना चाहिए, और इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत आगे जाकर के इसमें बहुत स्कोप है, और बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत पहले से ही चल रहा है कि बच्चों के लिए स्कूल में गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए, योगा होना चाहिए, कोई टीम्स बननी चाहिए, इंटर
स्कूल कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, तो अब इनको एनकरेज करना चाहिए। और जो स्कूल्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसा कर पाएंगे, मुझे लगता है कि वो इस न्यू नॉर्मल में थोड़ी सी लीड ले लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो नंदिता जी, मैंने काफी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना है। तो कहीं भी कोई बात रह गई हो या कुछ क्वेश्चन हो, तो लेट अस टॉक एंड हम आगे बढ़े इस पर। यस प्लीज। हाँ जी, तो सर हम हमेशा ट्राई करते हैं अपने टॉक के थ्रू भी कि हम ऐसे लोगों को लाएं जो इन एक्सपीरियंस को जी, मतलब दे हैव लिव्ड दिस एंड दे हैव कम आउट ऑफ दिस। और जैसे आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, आपके स्कूल्स हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है स्कूल्स के साथ। सो इट इज, आई थिंक इट वॉज अ वेरी एक्सीलेंट टॉक फॉर अस, बिकॉज अब हम जाएंगे, लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं स्कूल्स में। जैसे कि आपने बात की लर्निंग लॉस की, आपने बात की, जो हमारी रिपोर्ट भी आई थी, नीसा ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी। फिर आपने फीस की बात करेक्ट। की, आपने फीस की भी बात की। फिर आपने सबसे अच्छी बात की थी विद एम्पैथी की, कि स्कूल में एक पूरी कम्युनिटी होती है जो काफी कोविड के दौरान काफी काफी इफेक्ट हुई थी, उनकी फैमिलीज, वो उनके जॉब्स या उनके बच्चे, एंड पीपल हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल in during the COVID, which is also true. So I think one of the best thing we talked about is to be empathetic and be positive during this time, because we just do not करेक्ट। know what will happen. Like you talk about new normal, right now it is not normal, of course we are, हम लोग अभी भी उसी चीज में आ रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं आराम आराम से, which is, you said it's right, and we do not know what will happen, but then we have to be ready for it. Like you just said that expectation is such that there'll be blended learning. आप ये कह रहे हैं हो सकता है कि कुछ स्कूल्स रेडी होंगे, कुछ नहीं होंगे, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। ये भी आपने बहुत सही बात की। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोग कभी नहीं सोचते, वो हम सोचते कि कोई भी पॉलिसी जैसे आती है, एजुकेशन कुछ भी होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले एक और सेगमेंट किया था सर, जो हमने एनईपी के बारे में बताया था कि उसमें थ्योरी क्या है, लोगों को अवेयर करने के लिए। अब आपके साथ हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जो आपने मुझे बताया कि काफी लंबा प्रोसेस होता है, एंड देन इट हैज टू बी लीगल ऑल्सो, और लोगों को नहीं पता होता, विच इज ट्रू। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके स्कूल्स है, रूरल एरिया में स्कूल्स हैं, अब वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा इन दी एंड, लेट्स जस्ट से, बट किसी को पता नहीं है कि क्या एनईपी, एंड आई एम श्योर नॉट एवरीबडी नोज दैट एनईपी है क्या, इससे क्या होने वाला है, अच्छा होगा, बुरा होगा, और कैसे होगा, विच इज ट्रू। तो आई थिंक हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे और बताएं कि एनईपी होता क्या है और कैसे किया जाएगा, और उनको जाके अपने राइट्स पता लगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Also, sir, I just want to so as an entrepreneur, so what message do you have for the teachers and the students generally? देखिए, मैसेज मैंने इस मेरी टॉक में भी थोड़ा सा बताया कि हमें सिंपैथी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। एक झटके में हम ये सोचते हैं कि स्कूल्स ओपन हो गए और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। पहले जैसा सब कुछ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत तरह की चीजों को सहन किया है, और हम जानते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है, हम ये समझना भी हमारे लिए मुश्किल है कि किसने क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस किया है। नॉट ओनली फाइनेंशियल तो एक एस्पेक्ट है, चलो फाइनेंशियल तो आदमी भुगत लेता है, लेकिन उसके साथ में कई लोगों ने बहुत एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में लोग रहे हैं, नियर एंड डियर वन को खोया है, लोगों ने लोगों को ऐसे तड़पते मरते हुए देखा है और बीमार देखा है, और एक ऐसे पीरियड में एक ऐसा लॉकडाउन जिसको कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता, नए नए छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा जैसे कर्फ्यू जैसा, और फिर बाहर निकलते ही कोई डंडे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, जो एक पैनिक सिचुएशन थी, उस पैनिक सिचुएशन से बाहर आकर के नॉर्मल लाइफ लीड करना इतना आसान नहीं है। और हमने अगर इसको इतना आसान मान लिया, तो मैंने कहा कि विल बी कमिटिंग सम मिस्टेक, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जहां तक स्कूल्स का प्रश्न है, देखिए स्कूल में तो फिर वही बात है कि ह्यूमन रिसोर्सेज से हमें डील करना है। वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, हम कोई सॉरी हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन बीइंग्स,
हम लोग उनके ब्रेन को नरिश कर रहे हैं, उनको एक इमोशनली डेवलप कर रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली कई तरह से हम उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत सारी एडवर्स सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा और वो एडवर्स सिचुएशन से सब गुजर रहे हैं। हर एक की डिग्री डिफरेंट है, हर एक का लेवल डिफरेंट है। आज इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे बच्चे हैं। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक तो सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज नजर आ रहा है, मैं जिन चीजों पे हमेशा से फोकस करता हूँ, मैं मेरी कम्युनिटी को एक ही बात कहता हूँ कि अल्टीमेटली एजुकेशन में ऑटोनॉमी देने की जरूरत है। ऑटोनॉमी जब तक नहीं, देखिए क्या है कि ये हर एक बच्चे को हम हमेशा कहते हैं और ये एजुकेशनिस्ट बड़ी बड़ी सेमिनार में बातें करती हैं कि हर एक को एक तरह से एक नाप से नहीं नापा जा सकता, सबका पैमाना डिफरेंट है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और जब एवरी चाइल्ड इज यूनिक, सबका अपना अपना अलग अलग अपब्रिंगिंग है, उनका अलग अलग आईक्यू लेवल है, उनकी अलग अलग सोच है, उनके एस्पिरेशंस, ड्रीम्स सब डिफरेंट है। तो हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ देख नहीं रहे हैं कि जो इस तरह की ऑटोनॉमी हमें दे। बात तो की गई है, इसके प्रेम्बल बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है, बातें बहुत अच्छी अच्छी की गई है, लेकिन बात करना और उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। मैं हमेशा यही कहता हूं कि देखिए रोजी रोजी बात करना, कोई छोटी मोटी चीजों को इधर उधर ट्विक कर देना, अब पहले 10+2+3 सिस्टम था, अब उसमें अपन ने 4+4+ वो कर दिया, उससे नहीं काम होता है। वो चेंज कोई बड़ा चेंज नहीं है। आपने मुझे एक क्वेश्चन में पूछा था लैंग्वेजेस का कि इसमें लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट क्यों इंटरफियर करती है इस चीज में? मुझे फ्रीडम दीजिए ना। आज मैं बताऊं आपको कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि लोकल लैंग्वेज में अपनी मदर टंग में एजुकेशन मीडियम बना करके दीजिए। ऑन दी अदर हैंड, हमारे यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट जो पहले हिंदी मीडियम लोकल स्कूल्स थे, उन सबको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल्स के नाम से पहले इन्होंने खोले थे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, फिर उसके बाद में हर ब्लॉक लेवल पे खोले, अब हर जगह पे। और क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। जो हिंदी मीडियम स्कूल्स थे उन्हीं को कन्वर्ट करके अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना रही है। अब आप मुझे बताइए कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि लोकल लैंग्वेज में अपनी मदर टंग में एजुकेशन दीजिए, और हमारी राजस्थान गवर्नमेंट जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पार्टी का क्योंकि ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वो दोनों पार्टियां डिफरेंट है, आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हर स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रही है, और कन्वर्ट भी क्या कर रही है? खाली बोर्ड चेंज, नाम चेंज कर देते हैं कि नाउ दिस स्कूल इज इंग्लिश मीडियम, सेम टीचर्स, सेम स्टूडेंट्स, नो चेंज एट ऑल। वहां किसी को पढ़ना पढ़ाना आता है या नहीं, नो इंटरव्यूज, नो इंग्लिश स्पेशलाइज्ड टीचर्स, ऐसा हो रहा है। तो अब ऐसे में आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि लैंग्वेज का आपका क्या ओपिनियन है, मैं क्या ओपिनियन दूं आपको? और फिर ये पेरेंट्स की चॉइस है ना, आप लोकल लैंग्वेज में देंगे, और आज इंग्लिश मीडियम का इतना क्रेज है, सबको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाना है अपने बच्चे को, सबको जॉनी जॉनी यस पापा सिखाना है, तो वो हिंदी मीडियम या लोकल लैंग्वेज में क्यों जाएगा? और आप क्यों फोर्स करते हो उसको जिस लैंग्वेज, आज एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल की बात हम करते हैं, लोकल लैंग्वेज बच्चा घर में सीख रहा है, वो 10 लैंग्वेज सीख सकता है ना। और आप इसको अगर पॉलिसी लेवल पर थोपेंगे, पॉलिसी लेवल पर इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जो मेन सब्जेक्ट है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो कहीं पीछे छूट जाएगा। लैंग्वेज की लड़ाई छोड़िए, ये हम पर छोड़िए, बच्चों पे छोड़िए, पेरेंट्स पे छोड़िए, जो जिसको पढ़ना है गिव अस फ्रीडम, इतनी ऑटोनॉमी तो हमें दीजिए। वी आर अ फ्री मैन इन अ फ्री कंट्री। तो आप लैंग्वेज मेरे पे क्यों थोपते हैं? क्यों आप पॉलिसी के थ्रू मुझे करें? अरे यार एजुकेशन है, मुझे लेने दीजिए ना मेरे हिसाब से। सो लैंग्वेज की ये बात है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मेरी ओपिनियन यही है।
और टेक अवे ये कि इसमें कुछ नहीं फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी फ्रीडम एंजॉय करने दीजिए, मुझे मतलब एवरीबडी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये इवन जब डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो डॉक्यूमेंट की शुरुआती वजह इसी चीज से होती है कि हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी कितनी है, मल्टीकल्चरिज्म कितना है, तो उसको हम देखते हुए हम लोग की पॉलिसी बना रहे हैं। सो आई थिंक हम लोगों को ऑटोनॉमी स्कूल्स को देनी चाहिए, पेरेंट्स को देनी चाहिए, सो दैट दे कैन डिसाइड फॉर देयर किड्स व्हाट दीस नहीं, किड्स। इसमें इंग्लिश का भी विरोध क्यों भाई? आप लोकल लैंग्वेज या मदर टंग की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है, जिसको मदर टंग में लेनी है उसको मदर टंग में लेने दीजिए, किसी को इंग्लिश में लेनी है तो लेने दीजिए ना। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट तो इस बात को देखिए मानने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल रही है, और वो इसलिए क्योंकि उनको खोलना पड़ रहा है। इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई इश्यू, पेरेंट्स की डिमांड है। आज प्राइवेट स्कूल्स इतने फ्लोरिश हो गए राजस्थान स्टेट में कि गवर्नमेंट स्कूल में अब कोई अच्छे बच्चे अच्छी फैमिलीज के जाते ही नहीं है, इसलिए उनको मजबूरी में अपनी स्कूल के सर्वाइवल के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने पड़ रहे हैं। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू है ना, आप क्या करोगे इसमें? और सर आपने बताया कि इवन इफ वो स्कूल के बोर्ड्स चेंज कर रहे हैं, बट देन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही बात है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले रिसोर्स पर्सन गवर्नमेंट में पहले से है नहीं, नए रिक्रूटमेंट हो नहीं रहे, तो जो आपके थे, जो हिंदी मीडियम पढ़ा रहे थे, वही अभी इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। कैसा पढ़ाएंगे आप? जरा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। तो वो जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह का है, पहले हिंदी मीडियम का नाश किया, अब इंग्लिश मीडियम का नाश करेंगे। And this is so unfair for students also, if you think about it. हाँ, लेकिन अब उसमें देखिए हमारे यहाँ पे गरीब लोग इतने हैं, फ्री में एजुकेशन चाहिएंगे, तो फ्री में तो जो गेहूं जो चावल आपको मिलेगा वो खाना पड़ेगा भाई। आप फ्री में आप चाहोगे और आपने फ्री में एक गाय चाहते हो और उसके दांत गिन के लोगे तो नहीं चलेगा ना। फ्री में तो जो मिली, जैसी गाय मिली वैसी लेनी पड़ेगी आपको। फ्री में चावल खाना है, आपको फ्री में दाल खानी है, तो जो मिलेगी उसमें कीड़े हैं, जली हुई है, पुरानी है, एक्सपायर डेट की है, जो है मिलेगी वो लेना पड़ेगा। तो गरीब इतने हैं कि सरकारी सिस्टम पे उनको बिलीव करना पड़ेगा, जो फ्री में मिल रहा है उनको लेना पड़ेगा। इसीलिए नीसा जो बात कर रहा है डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या तो वो हो तभी सॉल्यूशन निकलेगा, तभी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, या फिर तभी ऑटोनॉमी मिले कि मुझे जो पढ़ना है, जहां पढ़ना है मुझे पढ़ने दिया जाए। और अगर गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि गरीब लोगों को एजुकेशन देना सरकार का काम है, तो इस तरह से नहीं जिस तरह से अभी दे रही है, थ्रू गवर्नमेंट मैकेनिज्म के थ्रू अगर देगी तो ऐसा ही मिलेगा। अगर आपको एक्चुअल में एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, तो द ओनली अल्टरनेटिव इज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। थ्रू दैट जो नीसा की डिमांड है, जो नीसा की चार्टर ऑफ डिमांड में टॉप प्रायोरिटी पर है, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, डीबीटी तो इम्प्लीमेंट होगा एजुकेशन में, बिकॉज दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आई नो सर, इट्स अ ग्रेट टूल। हम इससे काफी ऑटोनॉमी मिलेगी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, दोनों को। और आई थिंक आपने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक हमारे पास यही है कि कोई भी चीज कैसे इम्प्लीमेंट होगी और किस तरह से होगी। लोगों को ये पता नहीं है कि अगर होनी भी है तो किस तरह से होगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अभी यही है हमारे पास कि कुछ भी हम नंदिता जी, मैंने जैसे बताया ना आपको कि एजुकेशन सेक्टर में जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पर या टॉप लेवल पर, वो आईएएस आरएस होते हैं। और आईएएस आरएस में क्या होता है कि उनके कैडर डिफरेंट है। वो आज वो संभाल रहे हैं कोई फाइनेंस, कोई कुछ और संभाल रहा है, कोई आपदा निवारण संभाल रहा है, कोई हॉस्पिटल संभाल रहा है, कोई चिकित्सा संभाल रहा है। कल उसी को कह देते कि तुम एजुकेशन संभालो। अरे उसको एनईपी का पता नहीं है, उसको एजुकेशन का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो ऑफिसर बन के बैठा है और उसका ईगो है और वो अपना रुबाब है, वो तो कुछ भी कहेगा। पता है नहीं, डीप नॉलेज है नहीं। एजुकेशन में आज है, साल 2 साल रहेगा, फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे लोग गवर्न करते हैं। हम यही कहते हैं कि एजुकेशन में एजुकेशन के लोग आने चाहिए, जो नीचे से एजुकेशन लेकर के आ रहे हैं। ऐसे लोगों को आप कमेटी में या किसी ऑफिस में हेड बनाइए,
उनको चार्ज दीजिए, तभी एजुकेशन चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ये। लेकिन ये सारी ऊपर की पॉलिसीज हैं, जब तक एजुकेशन सेक्टर में टॉप लेवल पर एजुकेशनिस्ट नहीं होंगे और हमारी भागीदारी नहीं होगी, जैसे अभी नीसा ये चाह रहा है ना, एसएसए में अभी 24 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी है अपने एमपीज के साथ में, उसमें यही तो है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। व्हेन वी आर 50% स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट के साथ 50% हम है, तो हर कमिटी में, हर पॉलिसी डिसीजन में हमारा इक्वल बराबर से होना चाहिए। तो ये सब हमारी मांगे हैं, होना चाहिए। हाँ जी सर, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए एक दिन, और हम लोग डटे रहेंगे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को भी स्कूल्स को रिप्रेजेंट करना है तो शायद वो टीचर ही, एडुप्रेन्योर ही कर सकता है, जिसने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, जिए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई, हम किसी डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आप स्कूल्स के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करो। इट इज वेरी अनफेयर, इतना ऑब्जेक्टिव। अनफॉर्चुनेटली जैसे जो बताया ना कि पहले कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई था, बाद में वो कपड़ा मंत्री बन जाता है, कपड़ा मंत्री बाद में चिकित्सा मंत्री हो जाता है। एजुकेशन में कोई भी कभी भी आ सकता है जिसका एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ट्रॉमा है, एक विडंबना, हिंदी में हम कहते हैं उसको, विडंबना है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक सर हम लोगों की एडवोकेसी है कि हम अपनी तरफ से हम सरकार को लिखते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं कि हम एक्सपर्ट कमेटी में आप हमें भी अपना शेयर दो। जैसे कि रिसेंटली हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर को और सेक्रेटरी को भी लिख रहे हैं कि जो आपकी एक्सपर्ट कमेटी है RTE की, एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स को दे शुड गिव अस सम शेयर, एंड दे शुड एक्चुअली कंसिडर आवर रिप्रेजेंटेशन एंड आवर एक्सपीरियंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So all over this talk was, I think it's very helpful, सबके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये टॉक, क्योंकि ये जो टॉक थी सर स्पेसिफिकली हम लोग फोकस कर रहे थे, जो आपने एड्रेस किया, आपने टीचर्स को किया, आपने स्टूडेंट्स को किया है, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे नीसा के लिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आई थिंक जैसा आपने कहा कि पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, हो भी सकता है कि ब्लेंडेड लर्निंग भी आ जाए, और जैसे एडटेक बन रहे हैं, और ये भी होगा कि कुछ स्कूल्स कीप अप ना कर पाए, उनको कीप अप करना पड़ेगा, जो आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन इन दी एंड वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम लोग सब कुछ बहुत ही पेशेंटली करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ ट्रस्ट बना के रखें, कि आप कहना चाहते हैं अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात कर। अगली बार भी कोशिश करें कि हम आपके साथ एक और कोई सीरीज लेके आए, मे बी जिसमें आप इतने ही पर्सनली लोगों को एड्रेस करें। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. The pleasure is mine, Nandita. Thank you Thanks for a very nice talk. Thank you. Okay, thank you everyone for watching, and just keep tuned in for the next series now.